नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बड़ौदा से प्रेम कुमार सिंह जी। तो प्रेम कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के विषय में, आपके स्कूलिंग के विषय में, आप इस फील्ड के लिए कहाँ से इंस्पायर हुए उस विषय में। तो आप अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में, आपका स्वागत है। मेरे इस काम पर बातचीत के लिए गोविंद जी, आपका और फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के सभी मेंबर को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा जन्म मुनिडी धनबाद झारखंड में हुआ, जो कि कोल माइंस के लिए काफ़ी प्रख्यात है। मेरी स्कूलिंग 12th तक धनबाद में हुई। 1994 में फाइन आर्ट्स पेंटिंग पढ़ाई के लिए मैं एमएसयू बड़ौदा आया। उसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरा पहला इंस्पिरेशन मेरे शिक्षक आदरणीय सुनील मोदी जी हैं, जो बोकारो में भी रहते हैं। मैं उनका काम देखकर काफी आकर्षित हुआ। मेरे हर एक कलाकृति को प्रोत्साहित करने वाले मेरे परिवार इंस्पिरेशन रहे हैं। जी, गुरुओं का साथ, गुरुओं का दिखा हुआ रास्ता जो हमेशा जीवन में काम आता है। तो इसी के साथ हम आपके काम के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। आपका एक काम है रेड अर्थ, उसके विषय में आप कुछ दर्शकों से साझा कीजिए प्लीज़। मेरे लिए रेड अर्थ का मतलब है अलार्मिंग अर्थ, अर्बन सिटी जो गार्बेज और पॉल्यूशन से भरती जा रही है। यह काम इस सोच से शुरुआत हुई गोविंद जी कि मनुष्य खुद को तो साफ सुथरा रखता है और बाहर को कूड़ेदान क्यों समझता है। हम अपने बच्चे को कैसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों को घर से बाहर गार्बेज के पास रखा। घर के ऊपर एक गमला है जिसमें एक ही पत्ते बचे हैं। ओ हेनरी की स्टोरी द लास्ट लीफ से भी रिलेट किया है। ये पेंटिंग खुद के क्लिक फोटोग्राफ्स और रेफरेंस इमेज लेकर डिजिटल सॉफ्टवेयर में अरेंज कर प्रिंट आउट के ऊपर एक्रिलिक एंड ऑयल ऑन कैनवस किया है। जी बिल्कुल, ये सोचने योग्य विषय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। तो इसी के साथ आपके दूसरे काम पर हम चर्चा करते हैं। दिस इज हाउ वी ब्लूम, हम ऐसे फूलों की तरह खिलते हैं। इस कलाकृति में मैं पहले तो सॉफ्ट बोर्ड लिया, उसके ऊपर कपड़ा चिपकाया, पेपर लगाया, चारकोल से ड्राइंग किया और अपने शरीर पर पिन भर दिया। इस काम से मुझे यह समझ आता है गोविंद जी कि आप अपनी गहराई तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपने जीवन में दर्द को गले लगाया है। आप जितना दर्द और कठिनाइयां पार करते हैं, आप उतना फूलों की तरह खिलते हैं। आपका दर्द कोई देख नहीं सकता, केवल रंगीन ऊपरी सतह दिखती है। जी बिल्कुल, ये तो अनुभव से ही आता है। अच्छा, वाइट लैंडस्केप वन के विषय में भी आप कुछ बताइए। व्हाइट लैंडस्केप वन 2008 के बाद गोविंद जी मेरे फिगरेटिव काम धीरे धीरे सिंप्लीफाई हुए। मैं अपने स्टूडियो में एक दिन हर एक चीज सफेद कर रहा था, मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखकर कि वो अपने चारों तरफ साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ की भी सफाई कर देता है। पूरा शहर सफेद दिखता है, केवल घर घर और केवल घर। इसी बीच मुझे स्टूडियो के बाहर पेड़ से गिरा पत्ता मिला। मैं उसे भी सफेद किया। उस पत्ते में ऐसे टेक्सचर थे मानो पूरा घर और शहर पत्ते पर बसा हुआ है। मैंने पेन ड्राइंग कर उसे रोक दिया। यह काम देखकर सिटी ऑन द चेस्ट ऑफ फ्रेजाइल लीफ प्रतीत हुआ। हमारा शहर और मनुष्य की बनाई सारी चीजें उतनी ही फ्रेजाइल है जैसे पत्ते के ऊपर हमारा घर। इस काम को पूरा करने के लिए मैंने 1.5 साल लिया। डेली पेड़ के नीचे से पत्ते उठाता, पानी में गीला कर सीधा करता, सफेद एक्रिलिक से रंगता, पत्ते के पीछे स्टव में फेविकॉल भर पेपर पर चिपकाता और उसके टेक्सचर को शहर घर रास्ते का रूप देता। जी बिल्कुल, विषयों का चुनाव भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, आपने कपल सीरीज़ पे भी काम किया है, उस विषय में भी कुछ बताइए। कपल मैंने काफी कपल के सीरीज किए हैं, उसमें से ये एक काम है। इस काम का प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे स्केचबुक से फाइनल काम की उत्पत्ति होती है। मुझे कपल के बॉन्ड का फील आया, उसको तुरंत मैंने स्केचबुक में स्केच किया और फिर इस समय मिलने पे आराम से फाइनल काम किया। इस काम में कपल के बॉन्ड और फिंगर में जो वीविंग हो रही है वो अच्छा लगा। शहरों में हम सब ऐसे ही अकेले दूषित वातावरण में जीवन यापन करते हैं। जी, ये अनुभव ही हमें एक रास्ता दिखाता है, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाता है। अच्छा, अब हम अगले काम पर बात कर सकते हैं। टाइटल गॉड यू नो हाउ टू कीप अस हैप्पी। इस काम का मीडियम पार्कर ब्लैक पेन, कलर पेंसिल और आटे का बना प्रोसेस्ड खिलौना है।
मेरे गांव में एक तवा हुआ करता था जिसमें छोटे छोटे सर्कुलर कटआउट थे, जिसमें आप चीजें पका सकते हैं। इस तवा को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा जीवन ही तवा के समान है, जिसमें आपको पकाया जाता है और फिर फल दिया जाता है। बचपन में मेरी माँ भी आटे का खिलौना बनाकर खिलाती थी। भगवान भी हमें जीवन रूपी तवा पर पकाकर फिर कुछ उपहार देते हैं। मैंने माँ और भगवान को एक जैसा देखा है। प्रभु जानते हैं कि हमें कैसे खुश रखना है। हमें पकाते हैं, मैच्योर बनाते हैं और फिर कुछ उपहार देते हैं। जैसे बिना पका रोटी नहीं खा सकते, वैसे ही प्रभु हमें बिना पकाए फल भी नहीं देते। बिल्कुल, ये सब एक्सपीरियंस ही हैं जो है ना काम के ज़रिए हम कैनवास पर उकेरते हैं, और यही एक अभिव्यक्ति है हम कलाकारों के पास जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। व्हाइट लैंडस्केप 6, इस काम में मैंने शेविंग ब्लेड और ऑयल कलर का इस्तेमाल किया है। गोविंद जी, मैं एक बार अपने बाइक से बड़ौदा में कहीं जा रहा था। उसी समय आंख में कुछ गया और बहुत जोर से जलन हुई। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ बार बार होता ही रहता है। उस पार्टिकल को मैंने ट्रायंगुलर विजुअलाइज किया, जो हर एक एंगल से आपको हानि पहुंचा सकती है। तो ये कुछ नहीं है, ये हवा को मैंने विजुअलाइज किया। इस कलाकृति में मैंने शहरों की दूषित हवा बनाई है, जो बहुत नुकीली और हानिकारक हो सकती है। इस काम के लिए भी मैंने 1 साल लिया। मैंने यूज शेविंग ब्लेड इकट्ठा किया, उसको सीजर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और ऑयल के ऊपर इसको पेस्ट किया। लोगों का सवाल यह भी हो सकता है कि आपने शेविंग ब्लेड ही क्यों चुना इस काम के लिए। शेविंग ब्लेड एज ए मीडियम चुनने का कारण यह है कि शेविंग ब्लेड बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। दूसरे मेटल में वो शार्पनेस पाना मुश्किल है। जी प्रेम जी, अब हम जानना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट डेवलप करने से पहले जब हम शुरुआती दौर में काम करते हैं तो उस समय से और अभी के काम में आपको क्या परिवर्तन दिखता है? मेरे शुरुआती दौर के काम रियलिस्टिक फिगरेटिव रही है। धीरे धीरे अपने आप काम करते करते कुछ सिंपल होता गया। यह लगभग सारे कलाकारों के साथ होता है। शुरुआती दौर में आप रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और काम करते करते खुद सिंपल होता जाता है। जैसे धीरे धीरे हम खुद सरलता की तरफ जाते हैं, वैसे हमारे काम भी सरल होता जाता है। इस सिंप्लीफिकेशन के पीछे कोई इंस्पिरेशन नहीं रहा है। जी प्रेम जी, ये तो अनुभव ही हमें सिखाता है। और एक सवाल किसी ने कल मुझे पूछा था कमेंट करके कि हम काम के पीछे आइडियाज़ को कैसे डेवलप करते हैं, तो उस विषय में कुछ आप अपने शब्दों में बताइए ना। काफी स्टूडेंट का यह सवाल होता है कि काम के पीछे आइडियाज कैसे डेवलप होते हैं। जीवन के हर एक पड़ाव के एक्सपीरियंस से हमें ज्ञान और सोच प्रदान होती है। हर एक कलाकार मनुष्य को कुछ आइडियल और विजुअल आते ही रहते हैं। बस हमारा काम इतना ही है कि उसे तुरंत स्केचबुक नोटबुक में उतारा जाए। एक मनुष्य को जो एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे मनुष्य को नहीं हो सकता। काफी समय काम करते करते प्रोसेस से ही काम की उत्पत्ति होती है। जैसे व्हाइट लैंडस्केप 1 व्हाइट करते करते मैंने पत्ते को व्हाइट किया और फिर कुछ ऐसा दिखा जो सोच के साथ मैच हुआ। ऐसे ही हर एक को आइडियाज आते ही रहते हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि जैसे हम पेंटिंग में कुछ भी ऑब्जेक्ट जब हम एक सिंबॉलिक वे में प्रस्तुत करते हैं और उसको हम सभी के सामने रखते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे चुनते हैं पेंटिंग के लिए? आप ऑब्जेक्ट का चुनाव कैसे करते हैं? नेचर हमारे दिमाग में एक अनक्लियर सा आभास और इमेज छोड़ता है, जो कि मैं पहले स्केचबुक में बनाने की कोशिश करता हूँ। वो रफ इमेज काम के अग्रसर होते ही धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। मैं बहुत सोचकर काम के पहले इमेज का चयन नहीं कर सकता। मेरे लिए काम एक जर्नी है जो अपनी राज खुद धीरे धीरे खोलती है, और काम मेरे लिए अंत तक मिस्ट्री बनी रहती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और दूसरी बात ये कि अभी जो कला के फील्ड में अभी जो कलाकार आए हैं, वह अभी पास आउट हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपकमिंग आर्टिस्ट और स्टूडेंट के लिए यही संदेश है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। हर एक आइडिया जो आपको नेचर देती है वो स्केचबुक में ज़रूर रिकॉर्ड करें।
स्केचबुक का एक बहुत बड़ा महत्व है। आइडियाज रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आइडियाज आना ही बंद हो जाता है। आप जितने आइडियाज रिकॉर्ड करेंगे उतना आइडियाज मल्टीप्लाई होगा। हमें पढ़ने की भी आदत रखनी चाहिए, जो भी आपको पसंद हो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। आउटडोर स्केच का भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। समय मिलते ही सोलो शो की तैयारी करनी चाहिए और बहुत नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा काम होगा तो सोलो शो करूँगा। काम हर एक स्टेज में अच्छा ही होता है। काम एक जर्नी की तरह है, बहुत जज करने की ज़रूरत नहीं। लोगों से कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, काफ़ी अकेले जीवन नहीं व्यतीत करनी चाहिए। अपने काम को भी रेगुलर सबको दिखाते रहें। बिल्कुल, ये सभी सुझाव सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए जो इस फ़ील्ड में नए हैं, क्योंकि ये ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आपको लगातार रियाज़ ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि दूसरों तक यह वीडियो पहुंच सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेम जी। आपने बहुत सारे अनुभव हमसे शेयर करने के लिए और आपके इतने खूबसूरत काम हम सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो भी विज़िट करना चाहेंगे। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट करके ज़रूर दें, क्योंकि इन सुझावों की हमें ज़रूरत है कि हम अपने वीडियोज़ को और कैसे इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच।